टॉपिक लिखो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ का कहना क्या है? इसका कहना है कि जब भी आप कोई रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें जो रिएक्शन का रेट है वो सीधा सीधा रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट आपका ज्यादा है तो रेट फास्ट होगा, अगर रिएक्टेंट कम है तो रेट कम। ठीक है, अब इसमें अगर टेक्निकल वर्ड्स पे जाओगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉ स्टेट्स दैट, तो लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि रेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स each raised to the power equals to stoichiometric coefficient in their balanced reaction। जैसे आप जब कोई रिएक्शन लिखते हैं, सपोज आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो बैलेंस्ड भी है, AA प्लस BB रिवर्सिबल, C प्लस DD। ओके, जैसे तुम बोला एक एग्जांपल दिया N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, तो N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3 है और NH3 के आगे 2 है, तो वो कोएफिशिएंट्स जो यहाँ स्मॉल a b c और d में दिखाई देता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट लिखते हैं, सर रेट को बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में तो दो को रेट होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का, एक बैकवर्ड का। बिल्कुल सही, आप किसको पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलिएगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कौन है रिएक्टेंट? A and B, each raised to the power equals to their stoichiometric coefficient A and B in their balanced reaction। Each raised to the power equals to its stoichiometric coefficient in their balanced reaction। तो A का कोएफिशिएंट स्मॉल a, B का कोएफिशिएंट स्मॉल b, तो पावर आपको रखना। आप जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, यहाँ पे Kf एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, where Kf is equals to rate constant फॉरवर्ड डायरेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, भी हम लोग इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है सर, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बात किया जाए तो फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन देखो, इधर से इधर जा रहा है, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर से इधर आ रहा है, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट का बात करेंगे तो वहां भी कोएफिशिएंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट कौन है? C and D, each raised to the power equals to their stoichiometric coefficient। ठीक है, C and D। आप जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ना, जैसे ही आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, आप KB आ जाएगा, C पे पावर C and D पे पावर D। ठीक है, C पे पावर C and D पे पावर D। आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट मान सकते हैं, जिसमें आपका जो KB है that stands for rate constant for backward। ओके, KB बैकवर्ड और KF फॉरवर्ड, इसी का हम लोग दूसरा नाम ले सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो, चांसेस है कि आप गलत आंसर देंगे, सो बी केयरफुल, और जब हम ऐसा बोल देते हैं तो ऑब्वियसली बी केयरफुल। बताओ जरा, ये दोनों रेट आपस में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ा होगा और फिर इक्विलिब्रियम बराबर। वेरी गुड, फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ा होगा शुरुआत में, बट वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड दोनों रेट बराबर होगा। शुरुआत से बराबर नहीं रहेगा, शुरुआत से बराबर नहीं रहेगा। इनिशियली क्या होगा?
इनिशियली हो ये रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा था तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, बैकवर्ड का कम है, इसलिए रिएक्शन के पास एक नेट रेट है। नेट रेट कैसे निकाल दोगे सर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में से बैकवर्ड को माइनस किया। बहुत बार अगर तुम बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाएगा लेवल में अच्छा, तो बोलोगे ना इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन से भी पहले इस तरह का क्वेश्चन सेट कर देता है, क्योंकि 10 में से 9 स्टूडेंट रट के बैठा है कि इक्विलिब्रियम पे रेट 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे रेट 0 तो या तो ठीक किया, लेकिन इक्विलिब्रियम पे पहले रेट होता है। उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट ही नहीं होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट होता है, बस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, नेट रेट बिकम्स 0। पूरा लाइन, आधा अधूरा दो चार वर्ड नहीं, पूरा लाइन, ठीक है। तो ऐसे केस में यू कैन से दैट कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश नहीं है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किए, तो आप नेट रेट को 0 नहीं कर सकते। नेट रेट इज नॉन 0 एंड यू कैन राइट दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए के फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट। अब देखिए हम ए लिख रहे हैं, बी मिल रहा है, आपको एक बार भी ए और बी नहीं मिलेगा, कभी आपको N2 मिलेगा, H2 मिलेगा, कोई ना कोई रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगा। माइनस KB C पे पावर C एंड D पे पावर D, कोई दिक्कत नहीं। Once equilibrium is established, at equilibrium or after equilibrium is established, you can say that at equilibrium or after equilibrium, net rate becomes 0. मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस बैकवर्ड बिकम 0, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम सेम। ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ गए, आगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम सेम, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं KF A पे पावर A एंड D पे पावर B। रेट ऑफ बैकवर्ड में लिख सकते हैं KB C पे पावर C एंड D पे पावर D। अब आप KF और KB का रेशियो निकाल लो, KF by KB कर लो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, एंड यू विल गेट दैट C पे पावर C D पे पावर D बाय A पे पावर A एंड D पे पावर B। कोई दिक्कत? लेफ्ट वाला वेरिएबल है या कांस्टेंट है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? लेफ्ट वाला मतलब ये KF by KB कांस्टेंट, and that ratio of two constants is known as equilibrium constant. उसको एक नाम दे दिया गया equilibrium constant, ठीक है। KF by KB is called equilibrium constant KC। C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A and D पे पावर B, where AC is equals to rate constant for forward by rate constant of backward, and that AC is called equilibrium constant. इसको हम लोग कहते हैं equilibrium constant, ठीक है। जरा सोच के बताना सब कोई कि ये जो आप equilibrium constant सुन रहे हैं ना, क्या ऐसे सिचुएशन में जो राइट हैंड साइड का पैरामीटर है C, D, A एंड B, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? C मतलब क्या? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C लिखा है इसका मतलब क्या है? मतलब बताओ, इंग्लिश से मतलब नहीं, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, करेक्ट। लेकिन अधूरा का कब का? इक्विलिब्रियम होने के बाद। तो बताओ वो वेरिएबल है या कांस्टेंट? कांस्टेंट। शुरुआत में C ज्यादा हो, C कम होगा या नहीं होगा? D नहीं होगा या कम होगा? A और B ज्यादा होगा, फिर A और B लगातार घटते जाएगा, C और D बढ़ते जाएगा, उस समय वाला नहीं लेना है। Once equilibrium is established, now C को जितना होना था हो चुका, D को जितना होना था हो चुका, A को जितना घटना था घट चुका, B को जितना घटना था घट चुका, और now becomes constant, वो वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो C, D, A या B दिखाई दे रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव होने के बाद, सुनाई दे रहा है, दिमाग में रहेगा। कभी का मत ले ले, कब का लेना?
इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने के बाद का जो उनका मोलर कंसंट्रेशन है वो लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस स्मॉल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लो, फिर आप नोट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactants, is directly proportional to molar concentration of reactants each raised to the power equals to stoichiometric coefficient. Each raised to the power equals to stoichiometric coefficient. ठीक है, नोट करो। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी आप देखिए Kc, उसका डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा नीचे लिखिए उसको। Once equilibrium is established, the ratio of product of molar concentration of product each raised to the power equals to stoichiometric coefficient, each raised to the power equals to stoichiometric coefficient 2 product of molar concentration of reactants each raised to the power equals to stoichiometric coefficient, each raised to the power equals to stoichiometric coefficient, comma, is constant and this constant is known as equilibrium constant. This constant is known as equilibrium. ठीक है, आप उसको एक बार पढ़ लो, ऊपर वाले क्वेश्चन से मिला लो, जो बोल रहे हैं क्या वो वहां सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में आपके सामने था ये क्वेश्चन, जरा गौर करना कि यहाँ सी लगने के पीछे कारण है कि आप जो टर्म्स यूज करेंगे ना वो मोलर कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन वाला टर्म होगा, मोलर कंसंट्रेशन वाला टर्म होगा। ओके, ए पे पावर ए एंड बी पे पावर बी, ये मोलर कंसंट्रेशन वाला टर्म आपको यहाँ यूज करना है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास गैसियस कंपोनेंट्स है, तो गैसियस कंपोनेंट्स का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो प्रेशर के साथ कुछ रिलेशन रखता है। हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे Pv = nRT, तो क्या हम लोग P = n/V RT लिख सकते हैं? अच्छा, n/V इज नथिंग एल्स बट सिंपली द कंसंट्रेशन, करेक्ट है ना, मोलर कंसंट्रेशन। तो आप अगर चाहो तो जहां भी मोलर कंसंट्रेशन लिखना है वहां हम लोग P/RT भी तो लिख सकते हैं। अगर आप, अच्छा ये मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में, इसको C मत मानिएगा, ये मत मानिएगा, आप सोचिएगा मोलर कंसंट्रेशन, तो आप मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे अगर चाहेंगे तो प्रेशर बाय RT लिख सकते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए था, आपको हुआ नहीं, वेल एंड गुड। हम ऊपर कैपिटल P लिख रहे थे, नीचे आके स्मॉल p हो, अपने से बदल। कारण क्या है पता है? स्मॉल p एक्चुअली बिलोंग्स टू पार्शियल रिलेशन। तो समझ में आ गया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। कैपिटल P लिखने का मतलब हो जाता है टोटल प्रेशर, स्मॉल p लिखने का मतलब होता है पार्शियल। आप जब A का लिखिएगा, A वाले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर लिखिएगा तो A का कंसंट्रेशन लीजिए, B लिखिएगा B लिखिए, C लीजिएगा C, D लिखिएगा D, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे भी तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं ना, जहां KC लिखा है, जहां C लिखा है वहां हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ C/RT पे पावर C लिख सकते हैं। जहां D लिखा है वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ D/RT पे पावर D लिख सकते हैं। नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ A/RT पे पावर A लिख सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ D/RT पे पावर B लिख सकते हैं। क्या बोलते हो, सही है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। KC ये मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C पे पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D पे पावर D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पे पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B पे पावर B मिलेगा। और साथ में जो मिलेगा उसको भी देखो, ऊपर में 1/RT पे पावर मिलेगा C प्लस D, और नीचे में 1/RT पे पावर मिलेगा C प्लस D, और नीचे मिलेगा A प्लस D, करेक्ट है? बोलो बोलो, ठीक। थोड़ा सा एनालिसिस, दैट केस इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला जो टर्म आप देख पा रहे हैं जिसमें केवल P प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व है, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर, इसको आप कहते हैं KP। KC मोलर कंसंट्रेशन वाला, KP पार्शियल प्रेशर वाला, और इसको थोड़ा एडजस्ट करो, इसको थोड़ा एडजस्ट करो, क्या बोलते हो, क्या लिखते हैं? RT पे पावर A प्लस B माइनस C प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है? A प्लस B माइनस, अब यहां से देखो, कैन यू राइट दैट KP इज इक्वल्स टू KC RT पे पावर C प्लस D माइनस A प्लस D? नहीं समझा, समझ में आया? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहाना। इसको अगर हम यहाँ पे पावर एक माइनस देंगे नीचे आ जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही A प्लस B को बाद में लिख दे, C प्लस D पहले लिख दे। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो लिख देंगे, 2-3 लाइन पीछे बचता है। अब देखो KP इज इक्वल्स टू KC RT पे पावर, तुमको इसको एक खास नाम से जानना चाहिए, डेलेंजी। आपको याद है डेलेंजी पहले किसने पढ़े, इसीलिए ऐसा किया गया, समझे? नहीं तो यहाँ भी तो था, लेकिन इसको हम डेलेंजी नहीं कह सकते, क्योंकि डेलेंजी का कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो सेम फॉर्मूला रखने के लिए, डेलेंजी का कॉन्सेप्ट सेम रखने के लिए उल्टा, ठीक है? KP इक्वल्स टू KC RT पे पावर डेलेंजी,
del Ng कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, थर्मोडायनामिक्स में अच्छा काम हुआ है। नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। क्या उसमें सॉलिड या लिक्विड लेके चलना है? बिल्कुल नहीं, केवल क्या लेके चलना है? गैस लेके चलना। ठीक है, गैस लेके चलना। अब यहां से कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स जरा देखें तुमको कितना आता है, गौर करो। अगर हम लोगों के पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा है N2 + 3H2, ये गैस लिख रहे हैं हम, ठीक है, हमको मालूम है तुमको आता है इसलिए तो लिख रहे हैं, जो नहीं आया उसमें नहीं लिखा। 2NH3 गैस, जानता है तुम लोग? बताओ इसका डेल कितना है? बोलो इसका डेल कितना है, जल्दी बोलो। -2, वेरी गुड, -2। तो आप इसका लिख सकते हैं Kp = Kc RT के पावर del Ng। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, किसी क्वेश्चन में Kp दिया है, Kc पूछेगा, किसी क्वेश्चन में Kc का डाटा दिया है, Kp पूछेगा, तो पहले मैं Kc निकाल लो और उसके बाद इस रिलेशन से कन्वर्ट करो। इसके लिए तुमको चाहिए क्या? बस टेम्परेचर चाहिए, बाकी तो रिएक्शन दिया ही रहेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये वहां काम आएगा। अच्छा, कुछ खास रिएक्शन पे अपना नजर रखना। कुछ खास रिएक्शन कहने का मतलब है, इस रिएक्शन को देखो जरा, H2 है, ये गैस होता है, और आप क्या करो, आप Br2 ले, ये भी गैस होता है, और ये I2 ले, I2 ये भी गैस होता है, और ये 2HI बनाता है, ये भी गैस होता है। अब बता del Ng कितना? 0। del Ng 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में खास नजर रखिएगा, जब del Ng 0 है तो क्या Kp और Kc बराबर है? डाटा देगा सब Kp का, पूछेगा Kc, उसमें टेम्परेचर भी नहीं देगा, तुम फंस जाएगा। तुमको तो रिएक्शन अगर याद है तो T चाहिए, T नहीं देगा। अरे मालूम है Kp निकालेगा Kc के बराबर आएगा, Kc निकालेगा Kp, तो कोई भी एक डाटा देने से दूसरा काम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये Kp और Kc का एक रिलेशन। इसी तरह हम एक और रिलेशन आपके लिए ऐसे ही लिख देते हैं, फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में याद रखना, उसको हम लोग Kx लिखते हैं। Kx इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C पे पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D पे पावर D, by mole fraction of A पे पावर A and mole fraction of B पे पावर B। अगर मोल फ्रैक्शन में रहेगा तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में रहेगा तो आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं। सर इसका रिलेशन याद रखिएगा, पूरे डिराइव करें या जगह है नहीं। अच्छा ठीक है, हमको याद करके ऐसे लिख देना होगा, नोट करो यहाँ पर। हम नहीं मन में कर लेते, डायरेक्शन का जगह है नहीं, जरूरत नहीं पड़ता इसका। Kp equals to Kx into प्रेशर टोटल के पावर del Ng, ठीक है, Kx into प्रेशर टोटल पे पावर del Ng। आप डायरेक्टली उसको यूज करते हैं, तुम्हारा टोटल प्रेशर लिखा हुआ, टोटल प्रेशर लिखा हुआ, नोट कीजिए। देखिए जो रिलेशंस अभी आप बनाए हैं उसमें सबसे पहले था Kc। अगर आप Kc का टर्म यूज करते हैं तो ये भी जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का टर्म दिखाई दे रहा है वो आप मोल्स पर लीटर मतलब मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, मोल्स पर लीटर मोलर कंसंट्रेशन।
दूसरा आप पढ़े केपी, इसमें आप पार्शियल प्रेशर का यूज करें, पार्शियल प्रेशर। और थर्ड आप पढ़े आप kx, इसके लिए आप मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन यू नो दैट, और एक रिलेशन जो आप अभी डिस्कस किए दैट इज फोर्थ नंबर, Kp इक्वल्स टू Kc RT पे पावर del mg, करेक्ट ना। और अगला आप पढ़े Kp इज इक्वल्स टू Kx प्रेशर टोटल पे पावर del mg। तो ये रिलेशंस था, आप इतना याद रखिएगा तो भी आपका न्यूमेरिकल में काम होगा। आया कहां से है, तो सामने आपका भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। हर टर्म का अपना एक लॉजिक है, उसको उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा सबको सामने। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते जाइएगा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 reversible to NH3, N2 plus 3H2 reversible to NH3, once equilibrium is established, once equilibrium is established at 127 degrees C, 127 degrees C, comma, number of moles of N2, comma H2 and NH3 present in 6-liter container, present in 6-liter container are 1 mole, comma 6 mole and 8 mole respectively, 1 mole, comma 6 mole and 8 mole respectively. Then find the value of, फर्स्ट में लिखिए Kc, सेकंड में लिखिए Kp, फर्स्ट में Kc, सेकंड में Kp, बड़ा फास्ट। देखो जरा ध्यान से, थ्योरेटिकल टर्म है, यूनिट देख लेते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ Kc एंड Kp। देखिए Kc और Kp का यूनिट हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे Kc इज इक्वल्स टू जो हमारा रिएक्टेंट, सॉरी जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स बाय जो हम लोग का रिएक्टेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है ना। सही, जब आप Kc ये लिखे थे ना, प्रोडक्ट ऊपर था, C ऊपर था, C और D ऊपर था, A और B नीचे था, प्रोडक्ट ऊपर। आप इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों को अगर मिला दीजिए तो ये दोनों मिलके हो गया मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, और ऊपर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके Kc का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पे पावर del mg, मोल पर लीटर पे पावर del mg। हमेशा तुमको जरूरी नहीं है कि Kc का यूनिट रहेगा, अगर del mg 0 है तो Kc का कोई यूनिट नहीं रहेगा, Kc एक नंबर, ठीक है। लेकिन अगर del mg 0 नहीं है तो Kc का यूनिट होगा, और वो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्ली। इसी तरह अगर Kp आप लोगे तो मोल पर लीटर के जगह पे प्रेशर का कोई यूनिट होगा, atm,
जैसे अभी एक क्वेश्चन में जो आप 8.31 यूज किए थे, कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर हम 0.0821 यूज किए, सही, हम ज्यादा फेवर करेंगे 0.0821 क्योंकि 8.31 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का यूनिट पास्कल में ले जाना होगा, ठीक है। 0.0821 में क्या ऑलरेडी एटीएम है, तो वहां एटीएम पर पावर डालेंगे। तो सर केएक्स के बारे में भी बता दीजिए। देखिए भाई केपी और केसी का तो यूनिट होता है या कभी कभी नहीं भी होता जब डेलेंजी जीरो होता है, लेकिन केएक्स इज ऑलवेज यूनिटलेस, कारण मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, तो यूनिटलेस। अब ये केपी और केसी का यूनिट, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में कुछ और फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उस पे समझो। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या क्या इफेक्ट होता है, जब तक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट है। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 बैलेंस है, ठीक है। अब आप इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किए, इसका K का वैल्यू आया X, तो जब तक आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहिएगा ना, K का वैल्यू X ही रहेगा। सर ज्यादा नाइट्रोजन ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एडजस्ट होकर वही आ जाएगा। सर कुछ अमोनिया निकाल दिए तो कुछ नहीं होगा, आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। बात समझ रहे? जब तक वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखना K का वैल्यू कांस्टेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट K इज कांस्टेंट, K कैसा भाई, तो कांस्टेंट, चलिए बढ़िया है। ये तो था प्रैक्टिकल बात कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो K कांस्टेंट रहेगा, बट थ्योरेटिकली क्या है, थ्योरेटिकली अगर आप कोई रिएक्शन लिखते हैं और उसमें कुछ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ से डिवाइड करते हैं, तो K का वैल्यू भी आपको बदल के लिखना पड़ेगा। K बदला नहीं है, जो आप रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स में कुछ बदलाव किए उसके हिसाब से नया K लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर बताएं कि कौन से रहता, फिर बदल क्यों रहा है, बदल क्यों रहा है जरा देखिए। मान लो हम लोगों के पास ये एक रिएक्शन है A रिवर्सिबल B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ n से, तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K पे पावर n होता है। मतलब आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो अब K को K मत लीजिएगा, K पे पावर n कर लीजिए, ठीक है। तो सर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल गया ना, बदला नहीं, खाली आप जो रिएक्शन में बदलाव किए हैं, थ्योरेटिकली जो आप लिखे हैं, चेंजेस किए हैं, उसके हिसाब से नया K लेना होगा, समझ में आ रहा है? B बोलो बोलो बोलो, बगल वाले के कान में बोल के उसको कंफ्यूज मत करो, हमको बोलो, मेरा कान एकदम सटीक एंगल पे बोलो। सर अगर आप n से इंटू किए तो सर n का मतलब k की पावर n की हुई है, उसको भी तो n से इंटू करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, रुक जाओ, अगर आ जाता तो कर लेते। क्या यहाँ k लिखने का मतलब b ये है, जब यहाँ पावर डालें तो b पे पावर n और a पे पावर n करेंगे, तो क्या इसको k पे पावर n करेंगे? थोड़ा शॉर्टकट मार रहे थे, फंस गए और ज्यादा लिखना। देखो k इक्विलिब्रियम, क्या k पे पावर 1/n कर दें, 1/n से मल्टीप्लाई किया, ठीक। कभी कभी होता है रिएक्शन को उल्टा करना पड़ता है, जैसे a रिवर्सिबल b है, आप लिख रहे हैं b रिवर्सिबल a, तो जो नया K इक्विलिब्रियम होगा वो इनवर्स होगा 1/k। ये स्टोइचियोमेट्रिक चेंजेस है, स्टोइचियोमेट्रिक चेंजेस मतलब रिएक्शन में आप नंबर बदल रहे हैं। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है K क्या है, कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर वैरी करेगा K बदल जाएगा। सर वैरी करेगा तो नया क्या होगा, वो हम आपको पूरा डेरिवेशन करके बता, ठीक है। तो ये रहा K का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड एक इफेक्ट, थर्ड
किसी भी रिएक्शन में K का वैल्यू डिसाइड करता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है या बीच बीच का है। वैसे K का वैल्यू याद रखिएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, इन शॉर्ट हम यही लिख देते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखिए एक स्केल दिया गया है जो आपके न्यूमेरिकल में आपको बहुत मदद करने वाला है। 10 to the power -3, 10 to the power 3। अगर K का वैल्यू 10 to the power -3 से बहुत कम है, तो कम है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। नहीं समझा? K कम है मतलब, तो याद रखना कि ऐसे केस में वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, रिएक्टेंट इज मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट। क्या बोले? कब कब K का वैल्यू 10 पर -3 से कम होगा तब, और रिएक्शन किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, अगर रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बचा हुआ अभी भी, तो K का वैल्यू 10 पर -3 से काफी कम होगा। क्या? अगर K का वैल्यू 10 to the power 3 से बड़ा, समझा? ठीक, तो ऐसे केस में याद रखना प्रोडक्ट इज मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट। सब बीच में होगा, आसपास बराबर बराबर, बात समझे? ठीक है, जैसे अभी आप बोलिएगा कि सर आपका हाइट और इस स्केल को क्या करें, तो भाई किसी को ज्यादा छोटा बड़ा थोड़ी ना बोल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे हाइट का बात कर रहे हैं और मेरे बगल में आप बात कर रहे हैं यहां से लेके है ना 20 किलोमीटर डिस्टेंस का, तो मेरा हाइट काफी छोटा है कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, तो ये वाला जगह बीच का है जहां किसी को आप बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं बोल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट बोलो तो रिएक्टेंट अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट के बराबर या प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेट रिएक्टेंट के बराबर। कोई बहुत छोटा या कोई बहुत बड़ा नहीं, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बस ये था। ठीक है, इधर भी आप एक को चाहेंगे तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप किसी को छोड़ नहीं सकते। डाटा याद रहेगा 10 to the power -3 से 10 power 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, जरा सुनिएगा ध्यान से, हम आपको लिख रहे हैं इसमें। H2 reversible to H, K is 10 to the power 40। बोला गया once equilibrium is established inside container, hydrogen is just as, सुनते जाओ, फर्स्ट ऑप्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म, सेकंड ऑप्शन एटॉमिक फॉर्म, थर्ड ऑप्शन मॉलिक्यूल एज वेल एज एटम, फोर्थ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्वेश्चन सर एटॉमिक फॉर्म। वेरी गुड, कैसे पता चला तुमको? सर K यही का तो वैल्यू दिक्कत, 10 to the power 3 से काफी ज्यादा है। यही दिक्कत। आपको लग रहा है चीज बार बार रिपीट हो, 3-4 बार हमको रिपीट हो, मेरे कान में जाए, मेरे आंख में जाए, मेरे नाक में जाए, सही है? आप इसलिए मेंटली तैयार नहीं है कि एक बार बोल दिया हो गया। K is 10 to the power 40, much greater than 10 to the power 3। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज मच ग्रेटर देन रिएक्टेंट, so H exists as atomic form। किसमें? एटॉमिक फॉर्म। रिएक्टेंट लगभग होगा ही नहीं यार, 10 पर 40 दिया हुआ। बच्चों फिर से तो डाई नाइट्रोजन बनाए और टेंपरेचर का ज्यादा। तुम कहाँ परेशान? वो तुम क्यों परेशान? वो क्वेश्चन दिया आपको सोच के, तुम क्वेश्चन ही बदल रहे। बात समझ रहा? तुम आगे का सोच रहा है कि सर रिएक्ट कर जाएगा, फिर से बन जाएगा, पीछे आ जाएगा, उसके लिए तुम क्यों पढ़? तुमको पता है कि कितना टेम्परेचर को बात कर रहा है? वही तो बोल रहे, पता नहीं ज्यादा टेंपरेचर है। अरे वो बता दिया 10 पर 40 लेना है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से काफी कम या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से काफी ज्यादा लेना है। वो जो बता रहा हूं ले नहीं रहे हो, तुम दूसरा उसको रिवर्स कर रहे हो। वो 10 पर K का वैल्यू 10 पर 40 दिया, क्या सोच के दिया? प्रोडक्ट ज्यादा हो। बस
से आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। क्वेश्चन बदलेंगे तो कोई फायदा नहीं। सर उसके बाद एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं रहेगा सर, मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाँ हम भी जानते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे ये बात हो रहा होगा तभी तो दिया है कि उस टेम्परेचर पे के का वैल्यू उतना है। तो उस समय कंटेनर में कौन वो है? सर टेम्परेचर बदल दिए तो के ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि उस समय 10.2 रहेगा, तो जब 10.2 रहेगा तो H2 भी रहेगा, एटम भी रहेगा। हो सकता है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहेगा, तो रूम टेम्परेचर रहेगा तो एटम रहेगा ही नहीं, सारा का सारा किस में रहेगा? मॉलिक्यूल में रहेगा। समझे? वही -40 रहेगा। क्या बोलते हैं? खाली H2 है प्रोडक्ट। बात समझे? क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना यार, क्वेश्चन नहीं करो। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, इतना देख के आना। ओके, थैंक यू।